नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम आज क्योंकि हमारी जो वसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 3, उसके हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सभी चैप्टर्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। लेकिन जो हमारी दूसरी बुक है भारत की खोज, इसमें हमने अभी तक केवल 3 चैप्टर अपने पढ़े हैं। नंबर 4 चैप्टर जो है हमारा युगों का दौर, ये चैप्टर हम आज कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी बुक है भारत की खोज, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। और इस बुक के बारे में हम अपने पिछले कुछ सेशंस में जिनमें हमने इस बुक से जुड़े हुए चैप्टर्स को पढ़ा था, काफी डिस्कशन हमने इस बुक के बारे में किया है कि नेहरू जी ने किस तरह अपने जेल प्रवास के दौरान इस बुक को लिखा और इसमें उन्होंने भारत के जैसे यहाँ पर कहा युगों का दौर, तो यानी कि भारत का जो प्राचीन भारत है उसके बारे में उन्होंने पूरी बात को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से भारत प्राचीन भारत रहा, किस तरह से भारत में युगों का दौर चलता हुआ आया। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से युग आए, कौन कौन से युग परिवर्तित हुए और क्या क्या परिवर्तन हमारे लोगों की जीवन शैली में आया और हमारे देश पर पड़ा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है भारत की खोज बुक का चौथा अध्याय, चौथा पाठ, जिसका नाम है युगों का दौर। तो इसमें आपके 11 पार्ट, अलग अलग पार्ट्स में, 11 अलग अलग पार्ट्स में ये जो आपका चैप्टर है ये लिखा गया है। और इसमें सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। जो गुप्त शासन था उसमें किस तरह की राष्ट्रीयता थी और किस तरह का साम्राज्यवाद था। तो जो मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य का जो अवसान हुआ, उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। तो मौर्य, देखिए यहाँ पर हमने युगों का दौर हम पढ़ रहे हैं और इसको जैसे कि मैंने आपको बताया 11 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले गुप्त शासन में किस तरह की राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद था, फिर दक्षिण भारत के बारे में बताया गया है, फिर शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के जो तरीके थे उनके बारे में बताया गया है, फिर प्रगति बनाम सुरक्षा के बारे में बताया गया है और बहुत सारी चीजें जैसे संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि जब मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली और जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था, जिसका शासन बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे, जो दक्षिण था वहां पर बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्तरी या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। जो मेनांडर था, यानी कि जब ये साम्राज्य का जो अवसान हुआ उसके बाद शुंग वंश जब आया तो इसका जो शासन था वो बहुत कम क्षेत्र पर था। दक्षिण भारत में बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक जो बाख्तरी या जो भारतीय यूनानी थे वो फैले हुए थे। और मेनांडर के नेतृत्व में इन्होंने पाटलिपुत्र तक पर भी हमला कर दिया था। लेकिन जो ये मेनांडर था इस पर वो नहीं आक्रमण कर पाया, पाटलिपुत्र पर नहीं विजय प्राप्त कर पाया, वहां पर उसकी हार हुई। और जो मेनांडर था उस पर भारतीय जो चेतना थी, यानी कि भारत में जिस तरह का भारत का वातावरण था, भारतीय लोगों की जो एक चेतना थी, उसका इतना ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ा कि वो स्वयं बौद्ध हो गया। उसने बौद्ध धर्म स्वयं अपना लिया और फिर वो राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
यानी कि जो मोनांडर था वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और बौद्ध आख्यानों में जो बौद्ध जो ग्रंथ होते हैं उनमें उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई थी। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें उसके बारे में जो लिखा गया है वो लिखा गया है एक संत के रूप में। और भारतीय यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गंगाधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर, तो भारत में का जो मध्य प्रदेश है यानी कि मध्य प्रदेश में सांची के निकट जो बेसनगर था वहां पर ग्रेनाइट की एक लाट है, यानी कि ग्रेनाइट की एक मूर्ति है जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो लाट है वो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। और का जो समय था वो ईसा पूर्व यानी कि पहली शताब्दी जो थी वो था। और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा हुआ है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्त कर रहे थे। तो जो यूनानी बाहर देश से आकर हमारे भारत की संस्कृति को जब्त कर रहे थे तो उनकी जो एक लाट यहाँ पर मिलती है जिसका नाम हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर कुछ संस्कृत में लेख खुदा हुआ जब मिलता है तो उससे पता चलता है कि यूनानियों का अब भारतीयकरण हो चुका था। इस समय तक वो एक तरह से भारतीय ही हो चुके थे। और मध्य एशिया में शक यानी कि सिदियन लोग आसस अक्षु नदी की घाटी पर बस गए थे। युइची सुदूर पूरब से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। फिर जो यहाँ पर शक लोग जो थे, सिदियन लोग जो थे वो अक्षु नदी के किनारे पर जो घाटियां थी वहां पर वो बस गए थे। और ये युइची सुदूर पूरब से आए थे और इन्होंने इन लोगों को यहाँ पर यानी कि उत्तर भारत की ओर इन्हें खदेड़ दिया। और ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। जो ये शक आए ये भी यहाँ आकर बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों में से एक दल कुषाणों का था। जो युइची आए थे उनमें से एक दल जो था वो कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके इन सब पर अधिकार कर दिया, इन सब को अपने अधीन कर लिया और इन सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर दिया। और शकों को पराजित करके फिर उन्होंने वहां से उन्हें दक्षिण भारत की ओर खदेड़ा, फिर उनको दक्षिण भारत की तरफ खदेड़ दिया। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। जो शक लोग थे वो काठियावाड़ और दक्षिण की ओर यानी कि दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद जो कुषाण थे उन्होंने पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। उन्होंने शकों को वहां से भगा दिया क्योंकि एक तरह से वो जो शक थे वो अब हिंदू या बौद्ध बन गए थे। तो जो कुषाण आए थे उन कुषाणों ने यहाँ उत्तर भारत पर आक्रमण कर लिया था। उत्तर पूर्वी जो भारत था वहां पर आक्रमण कर लिया था और उनको दक्षिण की ओर या काठियावाड़ की ओर उन्हें भेज दिया था, खदेड़ दिया था। तो उन्होंने जो कुषाण है इन्होंने पूरा जो मध्य भारत है, उत्तर भारत पर है, उस पर अपना व्यापक यानी कि बहुत बड़ा एक अपना साम्राज्य कायम कर दिया। और उनमें से कुछ हिंदू जो उनमें से कुछ थे उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए उन पर हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा और ज्यादातर लोग जो है या तो हिंदू या फिर बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक था। जो उनका प्रसिद्ध शासक था
वो उन बौद्ध कथाओं का भी नायक था जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। तो जो बौद्ध कुछ ग्रंथ है, साहित्य है, उनमें ये जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क है उसका उल्लेख किया गया है। किस लिए? क्योंकि वो बौद्ध कथाओं का नायक है। उसने बौद्ध कथाएं उसके कारण ही बौद्ध कथाएं लिखी गई है, क्योंकि उसके जो महान कारनामे थे और कुछ ऐसे सार्वजनिक काम थे जिसके कारण बौद्ध कथाएं लिखी गई। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। उसकी जो कुषाण साम्राज्य था, क्योंकि यहाँ पर ये जो राजधर्म था ये मिला जुला था, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो कनिष्क था उसने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी लोग जो थे वो अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग जाति के थे। तो ये एक तरह से राज्य धर्म का एक मिला जुला स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता था, और जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। और जो ये सरहदी सूबा जो कृषाण, ये जो पूरा सरहदी सूबा, क्योंकि ये एक तरह से सरहद पर था, तो ये कृषाण साम्राज्य कहलाया, और इसकी जो राजधानी थी वो आधुनिक पेशावर के निकट की थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। जो तक्षशिला का सबसे बड़ा विद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो ये भी उसी के निकट थी, और वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था। यानी कि जो ये पेशेवर थी, यानी कि जो ये राजधानी बनाई गई थी पेशावर, तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के पास ही थी। और क्योंकि वहां पर बहुत अलग अलग जगह से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, तो एक तरह से वो बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया था। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सिदिनियों, सुईचियों, ईरानियों, बख्तरी यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। तो क्योंकि वो एक विश्वविद्यालय था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तो यहाँ पर जो भारतीय लोग थे उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत सिदिनियों से हुई, युईचियों से हुई, ईरानियों से हुई, बाख्तरियों से हुई, यूनानियों से हुई, तुर्कों और चीनियों से भी हुई थी। तो क्या था कि ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे आपका एक स्कूल है, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर आप देखते हैं विभिन्न अलग अलग जाति धर्मों के बच्चे, अलग अलग धर्मों के बच्चे वहां पर आते हैं। और आपका जो स्कूल होता है, क्योंकि स्कूल में हमेशा एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, तो आप देखते हैं वहां पर हर जो फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको मनाया जाता है। अगर आप ईद होती है या होली दिवाली होती है या क्रिसमस होता है, तो अलग अलग सेलिब्रेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जरूर मनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो विभिन्न संस्कृतियां होती हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यानी क्या होता है कि वो एक दूसरे के जो काम होते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज होते हैं, एक उनका सम्मान करना सीख जाते हैं, उनको समझना सीख जाते हैं। तो यही यहाँ पर हुआ। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आपसी प्रभावों, यानी कि इन आपसी प्रभावों के, इन मेल जोल के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला, चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। और क्योंकि अलग अलग जगहों के लोग थे, तो यहाँ पर एक अलग ही चीज उभरी, मूर्तिकला और चित्रकला। इतिहास की दृष्टि से इस जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए थे। इन दोनों के बीच में संपर्क हुए, आपस में बातचीत हुई, और 64 ईस्वी में जब यहाँ पर चीनी राजदूत आए तो उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले,
चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। यानी कि जो आड़ू और नाशपाती है ये पहले से इंडियन फ्रूट नहीं था, यानी कि भारत में मिलने वाला फल नहीं था, ये चाइनीज फ्रूट थे। लेकिन उन्होंने तोहफे में भारत को दिया। वो भारत के लिए चीन से आड़ू और नाशपाती के पेड़ लेकर आए थे, पौधे लेकर आए थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। देखिए, हम यहाँ पर युगों के दौर की बात कर रहे हैं, तो युगों के दौर में हम यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद को पढ़ रहे हैं। तो किस तरह की राष्ट्रीयता थी? देखिए, लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरे विश्व के लोग हैं लगभग वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो जिस तरह से हमने कहा चीनी लोग हमसे मिले, उसके बाद गोबी रेगिस्तान जो था उसके ठीक किनारे किनारे वहां पर तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृति का अद्भुत मेल वहां पर हुआ। और कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया। और जो कुषाण काल था उसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। देखिए, दो संप्रदायों में यहाँ पर बौद्ध धर्म बट गया था कुषाण काल में। तो उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। यानी कि आखिर ये क्यों बट गया? कुषाण काल में जो ये बौद्ध साम्राज्य था ये क्यों दो संप्रदायों में बट गया? इसके लिए क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार भारत में एक परंपरा थी कि कोई भी नियम का पालन नहीं करता है या अपने काम को सही से नहीं करता है तो एक सभा उसके लिए बुलाई जाए और वहां पर उस समस्या को रखकर उसके निदान की कोशिश की जाए। तो सेम यही हुआ, बड़ी बड़ी सभाएं बुलाई गई और इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। और इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। जो ये बहसें होती थी इस बात पर, उसमें सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। जो बड़े बड़े लोग थे देश से जुड़े हुए वो भाग लेते थे। और इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है और वह नाम है नागार्जुन, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बड़े विद्वान थे। तो जो ये नागार्जुन जी थे, इनका नाम इन विवादों में सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है क्योंकि ये इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही ज्यादा महान था, महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन, भारत का दर्शन शास्त्र और बौद्ध का जो शास्त्र है बौद्ध के, उनके बड़े ही विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई थी और इन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई थी। महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ, लंका और बर्मा, यानी कि जो वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार है, इनको हीनयान मानते थे। यानी कि ये जो दो देश है श्रीलंका और म्यांमार, इनको हीनयान मानते थे। और जो महायान थे उनकी विजय इस समय पर हुई थी और महायान के सिद्धांतों का प्रचार फिर जाकर चीन में भी हुआ क्योंकि अब वो जीत चुका था, उसकी विजय हुई थी। तो उसके सिद्धांत की, वो किन सिद्धांतों पर चलता है, इसकी चर्चा चीन में भी हुई थी। इस बात का प्रचार कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। जो कुषाण थे, जैसे कि पहले ही बता दिया इसमें पाठ में कि कुछ हिंदू बन गए थे और कुछ बौद्ध बन गए थे, तो उन्होंने अपना पूर्ण रूप से भारतीयकरण कर लिया था।
और वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए, यानी कि अब उन्होंने अपना पूर्ण रूप से भारतीयकरण कर लिया। तो एक तरह से वो अब भारत के संरक्षक हो गए। कैसे भारत के संरक्षक हो गए? क्योंकि अब वो भारत के हो गए हैं, भारतीय संस्कृति को उन्होंने अपना लिया है, पूर्ण रूप से उन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया है, तो इसीलिए वो भारत के संरक्षक हो गए थे। यानी कि भारत को समझने वाले, भारत को मानने वाले, भारत की संस्कृति सभ्यता का पालन करने वाले वो हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा, राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। राष्ट्रीय विरोध यानी कि जो पूरा जो राष्ट्रीय विरोध था, अंदर ही अंदर उनके लिए एक विरोध चल रहा था। और बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, क्योंकि इनका विरोध पूरे भारत में अंदर ही अंदर चल रहा था, और जब भारत में बाद में जब नई जातियां आई तो क्या हुआ, जब नई जातियों का भारत में आगमन हुआ तो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में, जो ईसा की चौथी शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया था। तो जब फिर जो नई जातियां भारत में आई, तो इस चौथी शताब्दी में जो यहाँ पर कुछ और विदेशी लोग आए, विदेशी लोगों का ये विरोध करने वाली जो ये वाला जो एक लोग जो थे, उसने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में एक निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। यानी कि उसने अब उनको राष्ट्रीय आंदोलन बना लिया, सबने मिलकर। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, एक दूसरा जो महान शासक हुआ था चंद्रगुप्त, नए हमलावरों को मार भगाया और शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। और उसने क्या किया कि जो नए लोग आए हुए थे, उन नए लोगों को मार भगाया, उन नए लोगों से युद्ध किया और एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य कायम किया। किसने? ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त ने। तो चंद्रगुप्त का शासन हमारे देश पर बहुत अच्छे से चला था। चंद्रगुप्त ने हमारे देश पर शासन चलाया। इस तरह ईसा 320 में, अब क्योंकि उसने भगा दिया था जो बाकी के लोग बाहर से आए हुए थे उनसे युद्ध करके, तो इस तरह ईसा 320 में गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हुआ। तो गुप्त साम्राज्य अब यहां से प्रारंभ हो चुका था ईसा 320 से। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए। यानी कि 320 से जब गुप्त साम्राज्य युग का प्रारंभ हुआ तो इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक आए, और जो युद्ध और शांति, बहुत सारे महान एक के बाद एक शासक आए और जो दोनों चीजों में निपुण थे, यानी कि युद्ध में भी और शांति में भी, दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलावरों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया। और इस तरह क्या हुआ, फिर जब क्योंकि एक बार चंद्रगुप्त ने सब विदेशियों को भगा दिया, तो उसके बाद लोगों के मन में लगातार विदेशियों के प्रति प्रबल विरोध की भावना पैदा हो गई। यानी कि जो भी बाहर से आता था उसका विरोध करने की भावना जन्म ले गई। और देश के पुराने जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, इन तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति की दोनों की रक्षा के बारे में सोचने को मजबूर होना पड़ा। यानी कि अभी तक जो केवल सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे, अब जो भारत के देश के जो पुराने ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे और जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे, यानी कि जो कुछ विदेशी तत्व जो यहाँ घुल मिल गए थे, उनको स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि उनको तो स्वीकार कर लिया गया था जो पहले से थे और यहाँ पर घुल मिल गए थे, अब वो यहीं के हो गए थे तो उनको स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन क्या था
कि हर नए आने वाले का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता था। जो भी नया आता था, जो बाहर से आता था नया व्यक्ति, उसको प्रबल विरोध का सामना करना पड़ता था। और जो पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। सजातीय यानी कि एक जैसी प्रजाति वाले लोगों का एक साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी जो इनके स्वभाव से विपरीत थी। यानी कि अपने लिए कुछ आदर्श निर्धारित किए थे कि हम इन बातों पर चलेंगे, लेकिन जब ये आदर्श जब इस तरह की बात होने लगी कि ब्राह्मणों के जो आदर्श थे उनके आधार पर ये सजातीय राज्य कायम करने की जो बात होने लगी, तो इन आदर्शों से ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी कि इसके स्वभाव के जो इनके स्वभाव से विपरीत था। यानी कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका ऐसा स्वभाव ही नहीं था, लेकिन ये फिर भी ऐसे काम कर रहे थे। और जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी, इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कायम कैसे किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति को मजबूत बुनियाद पर निर्मित करके एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। यानी कि जब बाहर से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था, बाहर से आने वाले लोगों का कड़ा विरोध किया जा रहा था, तो उस समय जब यहाँ पर आर्य आए तो आर्यों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने भारत को आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा। और फिर जो असल भारतवर्ष है उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि कैसे इस नई जाति और संस्कृति के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए। तो भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली, अब उन्होंने इस स्थिति का भी सामना किया और उन्होंने एक मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। यानी कि एक स्थायी हल उन्होंने निकाला। कैसा स्थायी हल निकाला कि जो दूसरे उन्होंने भारत को भारतीय आर्य संस्कृति की बना दिया। यानी कि एक अलग उन्हें नाम दे दिया गया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। यानी कि जब बहुत अच्छा सब कुछ हो गया था, काफी अच्छे नियम बन गए थे देश में, जब भारत में आर्य आए थे तो उन्होंने भारत को बहुत अच्छे से रखा। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो ये संस्कृति तो बना ली, लेकिन कई बार बीच बीच में समय समय पर क्या होता था कि अलग अलग बहुत अजनबी रस्मों रिवाज वाले, बहुत अलग रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोग आते थे, हमला करते थे देश पर, और वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था। यानी कि क्योंकि ये जो हमले थे ये पूरे देश को हिलाकर रख देते थे, क्योंकि ये रीति रिवाज, इनके रहन सहन बहुत अलग हुआ करता था, तो ये पूरे देश को हिलाकर रख देते थे। और इन्हीं हमलों को अनदेखा न कर सकता, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया था। तो इन भारतीयों को इन बाहर से आने वाले लोगों को भगाना, इन बाहर से आने वाले लोगों का विरोध करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि इन्होंने केवल इनके राजनीतिक जो तंत्र था उसको ही नहीं तोड़ा था, बल्कि जो सांस्कृतिक आदर्श थे और सामाजिक जो ढांचा बना हुआ था, ऐसा ढांचा जो भारतीय आर्यों के हक में था, तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दिया। और इसके विरुद्ध में जो प्रतिक्रिया हुई उसका मूलतः राष्ट्रवादी था। उसका रूप जो था इस प्रतिक्रिया का, वो मूलतः राष्ट्रवादी था। देखिए क्या होता है, उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी
और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, और इस राष्ट्रवाद का प्रतीक इसको बना दिया गया। तो क्या हुआ कि जब अलग अलग देशों के लोग आए तो उन्होंने भारतीय जो सांस्कृतिक आदर्श थे, सामाजिक जो ढांचा था, उसके लिए वो खतरा पैदा करने लग गए और इसके विरोध में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई और उसका जवाब मात्र केवल राष्ट्रवादी ही था। और ये जो राष्ट्रवादी जवाब था, इसमें राष्ट्रवादी शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी, धर्म और दर्शन भी था, इतिहास और परंपरा भी थी, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा भी था। और इसके पूरे व्यापक घेरे में, यानी कि इन सभी चीजों में उस समय भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, यानी कि जिस तरह का भी भारत का जीवन था उसके सभी पहलू आते थे, और जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया उस समय। और इसे ही राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया और यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म बन गया। ठीक है, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद हैं। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह स्वरूप और भी ज्यादा विकसित हो गया। यानी कि भले ही जो बौद्ध थे, देखिए बौद्ध यहाँ पर हमने उसको राष्ट्रीय बुनियाद के रूप में बताया है, क्योंकि बौद्ध का जो जन्म था वो भारतीय विचार से हुआ था। बौद्ध धर्म का जन्म जो हुआ था वो भारतीय विचारों से हुआ था। भारत के लोगों को, जैसे हमने कहा कि बाहर के लोग जब यहाँ आते थे तो वो भारत के लोगों की विचारधारा, भारत के लोगों का जो एक तरह से रहन सहन, रीति रिवाज है, यहाँ का जो वातावरण है, उसमें कहीं ना कहीं वो मिक्स हो जाते थे, मिल जाते थे। तो यहाँ पर भारतीय विचारों से ही उसका जन्म हुआ बौद्ध धर्म का। और उसके लिए भारत को इसके लिए एक और बड़ी बात यह भी हुई कि उसके लिए भारत यह पुण्य भूमि थी जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया, यानी कि भगवान बुद्ध ने जहां पर जन्म लिया और उपदेश दिए, और यहीं पर उनका निधन भी हुआ। पर देखिए जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो ये मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था, यानी कि जितने भी बाहर के लोग आए हुए थे, जितने भी लोग आए, उन्होंने सबने बौद्ध धर्म को अपनाया और ये एक तरह से अंतरराष्ट्रीय धर्म बन गया था, विश्व धर्म बन गया था। जैसे जैसे इसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, वैसे वैसे इसका यह स्वरूप और भी ज्यादा विकसित होने लगा और भी ज्यादा बड़ा होने लगा। इसके लिए ब्राह्मण धर्म के इसीलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यानी कि जो पुराने ब्राह्मण धर्म जो थे, उनके लिए एक स्वाभाविक सी बात हो गई थी कि वो जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण, यानी कि राष्ट्र के पुनर्जागरण का प्रतीक भारतीय ब्राह्मण धर्म हमारा बना था। तो यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जा रही थी। जो ये धर्म था, कौन सा धर्म? राष्ट्रीय धर्म जो था, ये विश्व धर्म जो ये था, ये क्या हो रहा था कि भारत के जो भीतरी धर्म है और जातीय तत्व हैं, उनके प्रति ये सहनशील था और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता यानी कि क्रोध, गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रहा था। यानी कि सोच रहा था कि मैं इस
झमेले में ना पड़ूं। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवाद की चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर समाजवाद की शक्ल इख्तियार करने लगती है। यानी कि एक छोटी सी चेतना अगर आपके मन में पैदा हो गई तो अक्सर वह समाजवाद की शक्ल को इख्तियार करने लगती है, समझने लगती है। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली और अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। और फिर उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी और इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए बच्चों, इस आपको ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो इस लाइन को आप याद रखेंगे। जो शासक समुद्रगुप्त था, ये किसका चल रहा है? सारा चंद्रगुप्त का ही ये शासन चल रहा है और उसमें जो शासक है वो समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कला की दृष्टि से ये जो समय था ये बहुत ही ज्यादा शानदार समय था, क्योंकि आप जिस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए एक सिक्का, यानी कि देख सकते हैं सिक्के पर समुद्रगुप्त जो शासक है उसकी वीणा बजाते हुए एक तस्वीर यहाँ पर उकेरी गई है। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर युगों का दौर चलता आया और अलग अलग शासक हुए, अलग अलग जो महान शासक के रूप में हमारे देश में उभरे। और लेकिन आप सबने एक चीज देखी कि जो भी यहाँ पर बाहर के जो लोग आए, ज्यादातर लोगों ने या तो हमारे भारत के विचारों और भारत के वातावरण से एक अनुकूलता उसमें प्राप्त करके उससे कनेक्ट होकर यहीं के धर्मों को अपना लिया, यहीं पर शासन करना शुरू कर दिया और यहीं पर वो बस गए। और एक तरह से यहाँ पर पूर्ण रूप से जो भारतीय आर्य शासन था वो शुरू हो गया और उसमें बहुत सारे जो अलग अलग शासक आए, उन्होंने किस तरह से हमारे देश पर शासन किया और विदेशियों के प्रति हमेशा से, क्योंकि ये बहुत पहले की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, युगों की बात हम कर रहे हैं, युगों के समय की पहले की बात कर रहे हैं। तो जो भारत में जो भी शासक आए या जो बाहर के जो लोग आए, उनका हमेशा से ही यहाँ पर विरोध हुआ करता था। तो आज के सेशन में हमने बस इतना ही पढ़ा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।